हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी ज्योग्राफी में चैप्टर 4 मानचित्र, जिन्हें आप मैप भी बोलते हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने जो है पिछले चैप्टर में बच्चों ग्लोब के बारे में पढ़ा था कि ग्लोब छोटे बड़े हर तरह के हो सकते हैं और कैसे ग्लोब पे हमने पृथ्वी को दर्शाया था, पृथ्वी के छोटे प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं, इस सब के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब पृथ्वी केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिले, शहर तथा गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए इतना उपयोगी साबित नहीं होता। यानी जब हमें किसी एक छोटे भाग का अध्ययन करना होता है, अगर हम पूरी पृथ्वी को देखना है तो ग्लोब हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों, लेकिन हमें किसी छोटी चीज़ को देखना है, जैसे मैं अपने देश को देखना है ग्लोब पे, तो आपको बहुत छोटा सा दिखेगा ना। आप ग्लोब पे देखना, इंडिया का जो मैप होगा, इंडिया का जो मानचित्र वो बहुत छोटा सा दिखेगा आपको इंडिया। ठीक है, अब इंडिया के अंदर आपको मान लो अपना हरियाणा ढूंढना है तो आपको बिल्कुल छोटा सा नज़र आएगा। यानी जब अपने देश, राज्य, ज़िले, शहर, गांव के और फिर आप हरियाणा के अंदर भी अगर फरीदाबाद को देखोगे तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आएगा एक तरीके से। ठीक है, तो इनके अध्ययन के लिए, छोटे चीज़ों के अध्ययन के लिए, पृथ्वी किसी एक भाग के अध्ययन करने के लिए जो ग्लोब है वो हमारे लिए इतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाती है। यानी कि एक एटलस किसे बोलते हैं? जो एक बुक होगी उसमें बहुत सारे मानचित्र होंगे। जैसे एक आती है कि राज्य की एटलस आती है, उसमें जितने भी राज्य हैं सबके उनके मानचित्र होंगे। एक आपकी आएगी कि पूरे विश्व का मानचित्र, यानी कि जितने भी विश्व में जितने भी देश हैं उन सबके देशों के, मतलब अलग अलग तरह की एटलस आती हैं। ठीक है, एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। अब यहाँ पे कुछ मानचित्रों के बारे में बताया गया कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया भौतिक मानचित्र। तो बच्चों भौतिक मानचित्र वो होते हैं जहाँ भौतिक से समझ में आ रहा है आपको कि भौतिक चीज़ों के बारे में, जैसे पृथ्वी, पर्वत, पहाड़, मैदान, नदी, महासागर, तो इन सब को दर्शाने वाले, यानी पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियाँ हैं जैसे मैदान, पर्वत, पहाड़, इन सब को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। आपका नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहर तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों में राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। जैसे आपको इंडिया का मैप आप देखते हैं तो वो आपका राजनीतिक मानचित्र में आएगा। ठीक है, पॉलिटिकल मैप जिसे हम बोलते हैं। आपको हरियाणा का देखना है मैप तो वो भी आपका पॉलिटिकल मैप या राजनीतिक मानचित्र में आएगा। नेक्स्ट है आपका थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। यानी कि जो मानचित्र सड़क, वर्षा, वन, उद्योग इनके बारे में दर्शाते हैं वो थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के अब इन्होंने 3 घटक बताए हैं। कितने घटक बताए हैं मानचित्र के? 3। दूरी, दिशा और प्रतीक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके घर से, जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल समझाया कि आपके घर से और आपके स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है और मानचित्र पे अगर वो 2 सेंटीमीटर दर्शाई गई है, 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त की गई है, तो मतलब कि यहाँ पे इन्होंने 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर में दर्शाया है। ठीक है, आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर।
इस प्रकार पैमाना किसी मानचित्र के बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देशों के कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, यानी कि 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर के बराबर दर्शाते हैं। तो कौन सा? छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तो हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर दर्शाते हैं। इसे क्या कहते हैं? बड़े पैमाने वाला मानचित्र। ठीक है, आया समझ में बड़े और छोटे पैमाने वाले मानचित्र कैसे होते हैं? जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं उनमें जो है वो दूरी होती है स्थल की, उसको मानचित्र पर जैसे 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर में, और छोटे पैमाने पर 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दिशा। अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिससे ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है? उत्तर दिशा को। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यहाँ पे ये चित्र 4.2 जो दिखाया गया है इसमें ये देखिए, चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। यहाँ पे चित्र 4.1 दिया गया है, इसमें आपको निम्नलिखित जो है इन्होंने 2-3 क्वेश्चंस पूछे हैं, आपको इनका पता लगा के बताना है। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। नेक्स्ट इसका तीसरा घटक है मानचित्र का प्रतीक। यह किसी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृति भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र के आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तो आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तो आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, इसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? रूढ़ प्रतीक। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, अगर इनको पेड़ या घास को दर्शाना है तो यहाँ पे ये इस तरीके का साइन बनाएंगे। इन्हें नदी दर्शानी है तो नदी का साइन, कुआं, तालाब, नहर, पुल, यानी कि जिसको दिखाना है इन्हें उस तरीके का साइन इन्होंने बताया हुआ है। तो ये क्या कहते हैं? रूढ़ चिन्ह कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है ये चित्र 4.4 में आप देखो कि इन्होंने जो है जहाँ इनको दिखाना था पेड़, वहाँ पे इन्होंने पेड़ बना दिए हैं। तो ये क्या है? रूढ़ चिन्ह है पेड़ का। ठीक है, कुछ रूढ़ प्रतीक चिन्ह 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखाचित्र, मानचित्र कहते हैं। समझ में आया? जैसे आपको किसी को रास्ता बताना है, मान लो आपसे किसी ने पूछा कि मेरे को बल्लभगढ़ से आपके स्कूल जाना है, आदर्श शिक्षा निकेतन। ठीक है, तो आप हम कैसे जाएं आपके स्कूल तक? तो आप एक पेपर में बताओगे कि यहाँ से जाओ, फिर इधर से लेफ़्ट होना, यहाँ से जाओ फिर राइट होना, ऐसे बताओगे। तो जो आप उनको जो पेपर पे बना के बता रहे हो उसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? वो रेखा चित्र, मानचित्र कहलाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। रेखा चित्र समझ में आया आपको?
अब यहाँ पे एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है, आया समझ में। अब आप इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ना, इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी, उन्हें आपको अपनी कॉपी में करना है और लर्न करना है। ओके बच्चों।